नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और वैक्सीन आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा की। सरकार का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है और इससे टीका निर्माण प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। मिजोरम में कल एक भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 6 महीने बाद फिर शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। बांग्लादेश और भारत के बीच एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत 28 अक्टूबर से उड़ानें फिर शुरू होंगी। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन के लिए चुना गया है। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं फरहत नाज। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति और कोरोना वैक्सीन के वितरण और प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। भारत में 3 टीके विकास के अग्रिम चरण में हैं। इनमें से 2 टीके दूसरे चरण में हैं और 1 तीसरे चरण में पहुंच गया है। भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के दल पड़ोसी देशों में अनुसंधान क्षमता बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। इनमें अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर और भूटान ने भी भारत से अपने यहां क्लिनिकल ट्रायलों के लिए अनुरोध किया है। वैश्विक समुदाय की मदद के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि देश को अपने प्रयास केवल पास पड़ोस के देश तक सीमित नहीं रखने चाहिए, बल्कि वैक्सीन, दवाइयां और वैक्सीन वितरण के लिए आईटी मंच प्रदान करने में समूचे विश्व की मदद करनी चाहिए। कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन से संबद्ध राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने राज्य सरकारों और सभी संबद्ध हितधारकों से सलाह मशवरा करके वैक्सीन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। विशेषज्ञ समूह राज्यों की सलाह के साथ टीके के वितरण और प्राथमिकता के बारे में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि देश के भौगोलिक विस्तार और विविधता को ध्यान में रखते हुए टीके की तीव्र पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और महामारी के अनुरूप समुचित व्यवहार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि भारत में कोविड-19 वायरस के बारे में किए गए 2 प्रमुख अध्ययनों से पता चला है कि वायरस आनुवांशिक रूप से स्थिर है और इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे कोरोना वायरस का टीका तैयार करने में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अध्ययन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, नीति आयोग के सदस्य, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रैंड चैलेंज की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। ये संस्था स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। 40 देशों के लगभग 1600 प्रतिनिधियों के इसमें भाग लेने की आशा है। इस वर्ष की बैठक का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे संबोधित करेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज और रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF को देश में स्पुतनिक 5 कोविड टीके के दूसरे और तीसरे चरण का नैदानिक मानव परीक्षण किए जाने की अनुमति दे दी है। रूस ने इस टीके को विकसित किया है और इस पर वहां पहले और दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किया जा चुका है।
भारत में इसका नैदानिक परीक्षण कई केंद्रों और कई स्तरों पर किया जाएगा, जिसमें इससे सुरक्षित होने और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। देश में 1.5 महीने के बाद कोरोना के रोगियों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है और ये घटकर अब 8 लाख से कम रह गई है। अभी देश में कोरोना के 7,95,000 रोगी हैं, जो कुल संक्रमित रोगियों का लगभग 10% है। संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 87% से अधिक हो गई है। अब तक 65,24,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.52% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च स्तरीय दल केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किए हैं। ये दल कोविड के विरुद्ध राज्य सरकार के प्रयासों को मजबूत करने में अपना सहयोग करेंगे। मिजोरम में कल भी नए व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित नहीं होने को देखते हुए राज्य को इस महामारी से शीघ्र छुटकारा मिलने की उम्मीद है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के अनुसार संक्रमितों की संख्या 2,245 थी, जिनमें से 2,137 लोगों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 108 रोगियों का उपचार अभी चल रहा है। राज्य में इस महामारी से अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,185 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.52% हो गई है। गुजरात में रोजाना सामने आ रहे संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। दूसरी ओर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में अब तक 1,40,419 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। कल 1,270 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। अब तक कुल 53,22,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में सबसे अधिक 239 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 183 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 14,587 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 79 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 9 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,629 हो चुकी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.31% हो गई है। राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इस समय प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में कुल 10,554 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में अब तक 90 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना रोगियों की संख्या में कमी आई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,300 नए रोगियों की पहचान हुई है, जबकि 5,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस बीच राज्य प्रशासन त्योहारों को ध्यान में रखकर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नजर रखे हुए है और संक्रमण के बचाव के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। कर्नाटक में कल 7,184 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,58,574 हो गई है। कल बेंगलुरु में सबसे अधिक 3,371 और बीदर में सबसे कम 10 लोगों में संक्रमण मिला। कल राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 8,893 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद छुट्टी दे दी गई। अब तक 6,37,481 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अभी 1,10,647 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। अब तक 65,62,710 नमूनों की जांच हो चुकी है। कोविड-19 के बारे में आकाशवाणी समाचार के फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र धमीजा ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी। तो त्योहार तो हर साल आएंगे और आगे भी आएंगे, लेकिन कोरोना से लड़ने की जो हमारी इस समय जंग जारी है वो इस समय बहुत जरूरी है और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और जाएं तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापस लौट के आएं और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाएं या लोगों को घर में ना बुलाएं। अगर कोई आपके घर में कोई आता है, चाहे वो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके वर्कर्स हैं, मेक श्योर कि वो जो है पूरी रेस्पिरेटरी हाइजीन है, चाहे वो डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्किंग का ध्यान पूरा रखें और वो सिम्टम्स फ्री हों। अगर उनको कोई भी लक्षण है कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें और ज्यादा जरूरी है सब एक दूसरे का बचाव करें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो भी नीतीश कुमार ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की सार्वजनिक रूप से पहले ही घोषणा कर दी थी। जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी एनडीए की जीत के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। श्री शाह ने कहा कि बिहार के लोगों को डबल इंजन की सरकार मिलेगी, एक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार और दूसरी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के बिहार में एनडीए गठबंधन से अलग होने के मुद्दे पर श्री शाह ने कहा कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ कई दौर की बातचीत की गई और उन्हें पर्याप्त संख्या में सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ में मारवाही विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच कल की गई। जांच में 6 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए और अब 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नामांकन पत्र वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित मरवाही विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान कल हुई नामांकन पत्रों की जांच में क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अमित जोगी सहित 6 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। अमित जोगी का नामांकन उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के बाद रद्द किया गया। वहीं उनकी पत्नी ऋचा जोगी का भी नामांकन जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को निलंबित किए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि मरवाही विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद रिक्त हुई है। इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने डॉक्टर के ध्रुव को तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। देश में अपनी तरह के प्रथम प्रयास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भिंड जिला पुलिस ने प्रत्येक कारतूस पर क्यूआर कोड अंकित करना शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य चुनावों के दौरान हिंसा पर काबू करना और वारदात में शामिल लोगों का आसानी से पता लगाना है। जानकारी के मुताबिक एक क्यूआर कोड पर महज 1 पैसा लागत आ रही है। क्यूआर कोड में बंदूक के लाइसेंसधारी का पूरा विवरण दर्ज किया जा रहा है, जिससे पुलिस तुरंत उस व्यक्ति का पता लगा सकती है। भिंड के एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उपचुनाव से पहले पुलिस ने जिले में शस्त्रधारियों को क्यूआर कोड वाले कारतूस लेने को कहा है। क्यूआर कोडिंग 2 तरह की, एक इंक वाली की गई है जो 12 बोर के राउंड पर की जाएगी और एक इंफ्रारेड है। और इंफ्रारेड कोडिंग इसलिए की गई है जो मेटलिक राउंड पर की, ताकि उसको कोई मिटा नहीं सके। और हमारा प्रयास ये है कि चुनाव के दौरान जो अशांत एरिया है, जहां हिंसा होने की संभावना है, वहां की बंदूकें तो सारी जमा करा ली गई है, लेकिन राउंड्स नहीं जमा कराए गए हैं। तो उन लाइसेंसधारियों से राउंड्स लेकर उस पर हम लोग क्यूआर कोडिंग करेंगे, ताकि असामाजिक तत्वों के हाथ में राउंड नहीं जाए और लाइसेंसधारी भी इसका कहीं दुरुपयोग नहीं कर सके। भिंड जिले में 22,000 से अधिक शस्त्र लाइसेंस और 10 लाख कारतूस जारी किए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में हिंसा और धांधली के असफल प्रयास हुए थे, इसलिए इस बार यह व्यवस्था की गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राज्य में 3 नवंबर को होने वाले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भिंड जिले के 2 निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा। पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और वैक्सीन आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा की। सरकार का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है और इससे टीका निर्माण प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। मिजोरम में कल एक भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम ने तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 6 महीने बाद फिर शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। बांग्लादेश और भारत के बीच एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत 28 अक्टूबर से उड़ानें फिर शुरू होंगी और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन के लिए चुना गया है। भारतीय रेल, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियां फिर से शुरू कर दी हैं। लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियां कोरोना वायरस महामारी के कारण 19 मार्च से स्थगित कर दी गई थीं। IRCTC ने तेजस रेलगाड़ियों से संबंधित कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ताकि वे कोविड-19 महामारी के बीच रेलगाड़ियों का प्रचालन प्रबंधन भलीभांति कर सकें। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 नियमों के अनुपालन के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। बांग्लादेश और भारत के बीच एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत 28 अक्टूबर से उड़ानें फिर शुरू होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एयर बबल कोविड महामारी के कारण 2 देशों के बीच नियमित उड़ान स्थगित होने पर वाणिज्यिक उड़ानों के लिए अस्थायी व्यवस्था है। करीब 8 महीनों के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच हवाई सेवाएं इस महीने की 28 तारीख से शुरू होने जा रही हैं। ये सेवाएं एयर बबल व्यवस्था के तहत शुरू की जा रही हैं। इस बात की घोषणा करते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बताया कि विमान बांग्लादेश, US बांग्ला एयरलाइंस और नोवो एयर ढाका से दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के लिए हर सप्ताह 28 उड़ानें चालू करेंगी। भारत की ओर से एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर की भी 28 उड़ानें हर सप्ताह चलेंगी। भारत से ये सेवाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से ढाका के बीच चलेंगी। दोनों देशों के बीच हवाई यातायात सेवाएं कोरोना महामारी के कारण पिछले 8 महीनों से बाधित रही हैं। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने एक ट्वीट के माध्यम से हवाई सेवाओं के चालू होने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। 'आकाशवाणी' समाचार के लिए ढाका से राजेश झा। 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 'आकाशवाणी' समाचार के
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने और जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 महीने का महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में देवीपाटन शक्तिपीठ से इस अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के सभी 75 जिलों में भी इस अभियान को शुरू किया गया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन लखनऊ से सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 पिंक स्कूटी और 10 4 पहिया महिला पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने अभियान को बेहतर ढंग से लागू करने और इसका अनुश्रवण करने के लिए सभी जनपदों में महिला नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि महिलाएं घरों के बाहर निकलने में किसी भी तरह के भय का अनुभव न करें। अभियान के दौरान महिला सशक्तिकरण जागरूकता को लेकर विविध प्रतियोगात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन में धान की खरीद का काम जोरों पर है। अब तक 6,69,000 किसानों से 76 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना के अंतर्गत किसानों से खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। अब तक 14,495 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्यान्न की खरीद की गई है। मंत्रालय ने बताया कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 41 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा से 5 करोड़ 21 लाख रुपए के 723 टन मूंग और उड़द की दालों की खरीद की है। इस खरीद से 681 किसानों को फायदा पहुंचा है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान 1 अक्टूबर से कपास की खरीद शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा पर न्यायपालिका पर दबाव डालकर उनकी सरकार का तख्ता पलटने और 2018 के चुनाव में इमरान खान की सरकार बनाने में मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ISI प्रमुख पर भी अपनी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। श्री शरीफ ने लंदन से एक वीडियो लिंक के माध्यम से पाकिस्तान में हजारों प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वर्तमान सरकार को सत्ता से हटाने का भी आह्वान किया। इस बीच नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे तथा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने देश में कुप्रशासन और अर्थव्यवस्था की गिरती हालत के लिए इमरान खान सरकार की आलोचना की। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खेल सुविधाओं को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जाएगा। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। खेल मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों की खेल सुविधाओं का चयन उनके पिछले कार्य निष्पादन, मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता, प्रबंधन और खेल संस्कृति के आधार पर किया गया है। IPL क्रिकेट में शिखर धवन के शतक और अक्षर पटेल के मैच के अंतिम ओवर में 3 छक्कों की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया है। आज अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हल्के बादल छाए रहेंगे। मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी हल्की वर्षा का अनुमान है। तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान
16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और लद्दाख में भी आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे आ गया। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर सकते हैं। तापमान 5 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। देहरादून में तापमान 17 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा। चंडीगढ़ में भी आसमान साफ रहेगा। तापमान 19 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हैदराबाद में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद फरहत। भारत में कोरोना संक्रमण में कमी आने और कोरोना वायरस के टीकाकरण से जुड़ी खबर आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है कोरोना पर कसी लगाम। देश में सक्रिय मामले 8 लाख से नीचे पहुंचे। जनसत्ता के शब्द हैं प्रधानमंत्री कार्यालय का ऐलान, टीका बनाने के करीब भारत। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है 30 करोड़ भारतीयों को पहले वैक्सीन। राष्ट्रीय सहारा लिखता है 1.5 माह में पहली बार एक्टिव केस 8 लाख के नीचे। इस वर्ष दोगुना हुआ पराली का धुआं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जनसत्ता लिखता है पराली ने खराब की दिल्ली की आबोहवा। हरिभूमि के शब्द हैं वायु गुणवत्ता खराब, दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़ी। दुर्घटना में गंवाए पांव, कृत्रिम पैरों की से फतह करेंगे एवरेस्ट। राजस्थान पत्रिका हौसला शीर्षक से लिखता है अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत को फतह करने के बाद चित्रसेन ने का नया मिशन। खाने पीने के मामले में भारतीय बेहद शौकीन, अपने स्वाद पर खर्च करते हैं न्यूयॉर्क के लोगों से भी ज्यादा। हरिभूमि ने यह खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है खाने पर खर्च को लेकर दुनिया के 36 देशों की सूची में भारत 28वें स्थान पर। बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी सेवाएं। हिन्दुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोचिकित्सक, डॉक्टर और कानून विशेषज्ञ जैसी विशेष सुविधाएं शुरू की गईं। अमर उजाला के शब्द है हसकुल्ला क्लब लाएगा बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान। त्योहारों पर कई स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। अमर उजाला सहित कई अखबारों की खबर है। हरिभूमि की सुर्खी है पश्चिम रेलवे चलाएगा 12 जोड़ी ट्रेन, इनमें 5 जोड़ी बांद्रा टर्मिनस से। 150 साल का बरगद का पेड़ संरक्षित कर पेश की मिसाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी में है। पत्र सराहनीय प्रयास से लिखता है पेड़ को बचाने की खातिर संयुक्त परिवार ने 7 एकड़ जमीन को नहीं किया विभाजित। अब कुछ और समाचार। स्टार्टअप्स और उद्योगों को जल्द ही देश भर में फैले विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपकरणों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रयोग करने की अनुमति होगी ताकि वे आवश्यक अनुसंधान और विकास के लिए प्रयोग तथा परीक्षण कर सकेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वे विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ढांचे में सुधार संबंधी अपने कोष का पुनर्गठन कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए मूलभूत सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करने में सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा है कि स्टार्टअप्स और उद्योग इन संस्थाओं में अपने लिए अपेक्षित अनुसंधान तथा विकास, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास के लिए आवश्यक परीक्षण तथा प्रयोग कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और वैक्सीन आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा की। सरकार का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है और इससे टीका निर्माण प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।
मिजोरम में कल एक भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 6 महीने बाद फिर शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। बांग्लादेश और भारत के बीच एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत 28 अक्टूबर से उड़ानें फिर शुरू होंगी और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन के लिए चुना गया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।